check, is borrowing cost related to qualifying asset? क्या बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है? अगर हाँ, क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे एड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। और अगर बोरोइंग कॉस्ट, अगर इंटरेस्ट का एक्सपेंस, अगर लोन लिया है आपने कोई ऐसी एसेट के लिए जो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, मान लेते हैं एग्जांपल, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप एक दिन में 100 यूनिट बनाते हैं, 1000 यूनिट बनाते हैं, पर आपके पास इनफ मटेरियल, इनफ पैसे नहीं है रॉ मटेरियल के लिए, तो आपने लोन ले लिया अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए। अब वो वर्किंग कैपिटल के जो लोन लिया है, वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं है, क्योंकि ये एसेट तो एक दिन में ही तैयार है। क्लियर? अगर आपने कोई लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट का एक्सपेंस हुआ, कंपनी को तो वो इंटरेस्ट का एक्सपेंस बैंक को देना ही है। बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उससे, आप अपना एक बड़ी एसेट बना रहे हैं या एक छोटी सी एसेट बना रहे हैं, आप उससे अपनी इन्वेंट्री बना रहे हैं या उससे आप अपनी एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मशीन बना रहे हैं, बैंक को कोई फर्क नहीं है। बैंक अपना इंटरेस्ट लेगा, चाहे आप फंड्स को यूज करें चाहे नहीं करें। हम एज एन अकाउंटेंट को क्वेश्चन आता है, हम कब तो उसको पीएनएल में चार्ज करें और कब एसेट की कॉस्ट में ऐड करें। हमने बोला अगर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड है, तो हम उसे कैपिटलाइज कर देंगे, एसेट की कॉस्ट में जोड़ देंगे, और अगर क्वालिफाइंग एसेट से नहीं है रिलेटेड तो पीएनएल में चार्ज करेंगे। अगर आपको याद आता है तो कोशिश करिए याद करने की कि हमने IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ते वक्त एक लिस्ट पढ़ी थी कॉस्ट की, जिसमें बहुत सारी कॉस्ट दे रखी थी। उसमें से एक कॉस्ट थी कि बोरोइंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट। तो हमने बोला था जब हम IAS 23 पढ़ेंगे तब समझेंगे इसके बारे में। गिव मी अ क्विक थम्स अप, क्या आपको याद आ रहा है कि एक कॉस्ट थी हमने जिसको लिखा था? गुड गुड, बताएंगे। गुड गुड कोमल, गुड भाग्यश्री, प्रमोद, रेनू, याद आ रहा है? एक लाइन आइटम था IAS 23 के हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट। तो हमने बोला था जब IAS 23 पढ़ेंगे तब देखेंगे कि उस कॉस्ट को असेट की कॉस्ट में ऐड करना है या नहीं, क्या ये अलाउड है या नहीं। तो हमने बोला अगर क्वालिफाइंग असेट है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेनू, कोई डाउट? ओके गुड। कमेंसमेंट, सस्पेंशन और सीजेशन। पहले पढ़ते हैं कमेंसमेंट की बात, पहले पढ़ते हैं कमेंसमेंट की बात। कमेंसमेंट आप शुरू किस डेट से करेंगे, उसके लिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 जैन, आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 जैन से 31 दिसंबर। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने लोन, आपको लोन मिला, ओके, लोन सैंक्शन ऑन 1 जनवरी, पर हो सकता है ना काम 1 फरवरी को चालू हो। डू यू अग्री? वर्क स्टार्टेड। हो सकता है आपको कोई रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, कोई परमिशन पेंडिंग है, कोई डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, हो सकता है आपको जो बिल्ड करना है उसका अभी आर्किटेक्चरल डिजाइन फाइनल नहीं हुआ। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से पहले लोन आ गया, आपने लोन के पेपर लगा दिए, डिस्पर्स हो गया, आपका सिबिल स्कोर अच्छा था, अच्छी रेट पर मिल गया, पर काम शुरू होने में 1 महीना और लग गया। गिव मी अ क्विक थम्स अप, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि लोन किसी और दिन मिल रहा है और काम किसी और दिन चालू हो रहा है? करेक्ट? क्योंकि कितने पेपर वर्क होते हैं, कितने परमिशन लेने होते हैं। हो सकता है आपका रेरा का रजिस्ट्रेशन, रियल एस्टेट का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, हो सकता है मैप अभी फाइनल नहीं हुआ है, हो सकता है अभी आई वुड से रॉ मटेरियल नहीं आया है, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वर्क स्टार्ट बाद में हो रहा है। अब मुझे आप बताएंगे कि बैंक इंटरेस्ट कब से लेगा? बैंक इंटरेस्ट 1 जनवरी से लेगा या 1 फरवरी से? बैंक इंटरेस्ट कब से लेगा? 1 जनवरी या 1 फरवरी? परफेक्ट, प्लीज समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। छोटी सी बात है पर इंपॉर्टेंट है कि बैंक को कोई मतलब नहीं है आप फंड्स को यूज करें या ना करें, आपका काम शुरू हुआ या नहीं हुआ, एंटिटी हैज टू पे
इंटरेस्ट टू बैंक। 1 जनवरी से ही बैंक का इंटरेस्ट ड्यू होना चार्ज हो जाएगा, हर दिन आपका इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। फिर जो भी आपकी आई वुड से एज पर कॉन्ट्रैक्ट आपको मंथली पे करना है, क्वार्टरली पे करना है, उस हिसाब से आपको पेमेंट करना है। अब क्वेश्चन आता है, जो भी ये इंटरेस्ट का एक्सपेंस हो रहा है, हम बोलते हैं जब तक सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो तब तक आप P&L में चार्ज करें, और जैसे ही सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाए आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, यू कैन कैपिटलाइज। गॉट इट? मतलब अगर 12 महीने का खर्चा है तो हम पूरा का पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस असेट में ऐड नहीं करेंगे, P&L में चार्ज नहीं करेंगे। इंस्टेंट जब सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, यहाँ पर लोन भी सैंक्शन हो गया है, मतलब आपकी बोरिंग कॉस्ट शुरू हो गई, वर्क स्टार्ट हो गया, एक्सपेंडिचर स्टार्ट हो गया, तो हमने बोला अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो गई आप कैपिटलाइजेशन करने के लिए रेडी है। तो जब से कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया हिट होगा तब से आप अपनी कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड करेंगे, और उससे पहले का अगर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो एंटिटी को इनकर करना पड़ रहा है वो आपके P&L में चार्ज हो जाएगा एज फाइनेंस कॉस्ट। Give me a quick thumbs up. Are we good till here? चलो एक एग्जाम्पल सैंपल और लेते हैं। हाँ आकाश पूछिए, आस्क। मैम गुड इवनिंग। वैसे तो गलती से हो गया था, ठीक है बट लेकिन कोई मैम बात नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर काम 15 फरवरी से स्टार्ट होता है तो हाँ 1 जनवरी से 14 फरवरी तक हम उसको P&L में चार्ज परफेक्ट। करेंगे, है ना? ठीक है हाँ मैम, ओके। फिर उस केस में डे वाइज कैलकुलेशन होगी, ठीक ठीक है मैम। है ना? और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है, कोई वेट नहीं करता 1 जनवरी 1 फरवरी का। आपको आज लगा, आज मुहूर्त निकलवाया, आपको लगा सब कुछ सेट है, आपने काम शुरू कर दिया, चाहे आज कोई 21 तारीख 20 तारीख भी हो तो भी, ठीक है? तो ओके जनरली हम 1 2 तारीख का वेट नहीं करते, जब भी आपको बेस्ट लगता है, सब कुछ सूटेबल है, ठीक है? और तब इंडिया में तो हम क्या करते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं, वो कोई भी तारीख का निकल सकता है और आप अपना काम शुरू कर देते हैं, करेक्ट? ठीक है मैम, ओके। सो इस केस में हमेशा डे वाइज कैलकुलेशन होगी, 365 डेज का इंटरेस्ट होगा। जितने दिन तक रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया मीट नहीं हुए सारे तब तक आप P&L में चार्ज करेंगे। और मान लेते एग्जाम्पल 45 डेज लेटर आपको पता चलता है कि नहीं अब क्राइटेरिया मीट हो रहा है, काम भी शुरू हो गया, एक्सपेंडिचर भी शुरू हो गए, तो आप उस बचे हुए दिन 365 माइनस 44 डेज माइनस कर वो बचे हुए दिन का इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज कर लेंगे। मैम फिर यहाँ पे मेरा एक छोटा सा डाउट और हो गया हाँ कि बोलिए। एक्चुअली एक्सपेंस होता है वो एवरी मंथ फ्लक्चुएट करता है, amortization शेड्यूल जो होता है हमारा, में ठीक है, हमारा EMI तो हमारी फिक्स होती है, हमारा जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है वो फ्लक्चुएट करता है ईच मंथ। ठीक करेक्ट है है, मैम? करेक्ट। क्या हम उसका एवरेज करेंगे, पूरे अमाउंट्स को टोटल करके डिवाइडेड बाय 365 उसका एवरेज करना पड़ेगा, या ओनली फॉर द पर्टिकुलर मंथ में हम उसको डिवाइडेड बाय उतने नंबर ऑफ डेज और जितने टोटल मंथ्स का जितना भी दिन है और इनटू जो भी नंबर ऑफ डेज आएंगे, ऐसे करेंगे मैम? अगर हम लाइक प्रैक्टिकल बात करें, फेब्रवरी। देखो दो बात है, मैं आपको यस मैम। आंसर करती हूँ। अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो आपको ऐसा सिनेरियो नहीं आएगा, वो लोग बोलेंगे कि आप प्रिंसिपल कुछ पे ही नहीं कर रहे, तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस सेम होगा, आपको सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। पर अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें, डेफिनेटली हम EMI पे करते हैं जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है और वो हर महीने फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है? अग्रीड, इट इज करेक्ट। आप उस केस में कुछ भी एवरेज नहीं करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो क्या आपने कोई बैंक लोन का स्टेटमेंट देखा है, क्या यस मैम। रीपेमेंट स्केड्यूल देखा है? यस मैम। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप देखेंगे अगले 12 महीने का कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट है, वो कंपोनेंट आपको वो अलग से करके देते हैं, फिर टोटल भी बता दें कि इस साल का आपने इतना प्रिंसिपल पे किया, इतना इंटरेस्ट पे किया। गॉट इट? यस। यस मैम। एक रीपेमेंट स्केड्यूल होता है जो अपने आप से हर महीने का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बैंक खुद बताता है, खुद ही कैलकुलेट करके देता है, करेक्ट? ठीक है मैम। अगर हर महीने का एक्चुअल इंटरेस्ट पता है तो आपको कोई एवरेज, कोई एस्टिमेशन करने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज वो इंटरेस्ट लेते जाएंगे, ठीक है? अब बात आती है उस महीने की जिसमें मिड ईयर पता चल रहा है कि अब कैपिटलाइजेशन शुरू करना है, अब कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन होने वाला है, ठीक है?
तो उस महीने में आप प्रपोर्शनेट करेंगे कि एग्जाम्पल फर्स्ट 14 डेज के लिए आपने P&L में चार्ज कर दिया, बचे हुए 16 डेज का आपने कैपिटलाइज कर दिया। थैंक यू सो मच मैम। ओके, क्लियर है। सिर्फ उस महीने का प्रपोर्शनेट करेंगे, बाकी कोई एवरेज कोई नहीं लेना। जब तक एक्चुअल फिगर्स है आप कोई एस्टिमेशन नहीं लेते, ठीक है? श्योर है। ओके, ठीक नेक्स्ट बात करते हैं हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर हमारा फाइनेंशियल ईयर है। 1 फरवरी को काम शुरू हुआ, आपने लोन के पेपर लगा रखे थे पर थोड़ा स्लो है आपका बैंक, तो आपको पैसा मिला एग्जाम्पल 1 मई को। 1 मई को लोन रिसीव्ड, करेक्ट? अब सब फिर से मुझे बताएंगे कि बैंक को इंटरेस्ट कब से देना है, एंटिटी को बैंक को इंटरेस्ट कब से देना है? फर्स्ट मई से, करेक्ट? लोन ही सैंक्शन जब 1 मई को हुआ है तो हमें इंटरेस्ट भी 1 मई से देना है ना? करेक्ट? इंटरेस्ट टू बी पेड टू बैंक, इंटरेस्ट टू बी पेड टू बैंक, बैंक को इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। अब क्या आप इंटरेस्ट एक्सपेंस के होने से पहले उसे P&L या कैपिटलाइज कर सकते हैं? नहीं। तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता कि इधर क्या करना है, क्योंकि इधर तो बोरिंग कॉस्ट है ही नहीं। आपको यहां से ही शुरू करना है, 1 मई से ही शुरू करना है। अगर सारी कंडीशंस फुलफिल्ड है तो आप 1 मई से कैपिटलाइजेशन भी शुरू कर सकते हैं। तो इस केस में सारा एक्सपेंस डायरेक्टली कैपिटलाइज होगा। बात समझेंगे? हम कैपिटलाइज तभी कर सकते हैं जब तीनों कंडीशंस फुलफिल है। इंटरेस्ट एक्सपेंस शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुका है, वर्क रिलेटेड टू दैट शुरू हो चुका है, और एक्सपेंडिचर लगना शुरू हो गया है, आपने उसके लिए खर्चा करना शुरू कर दिया है। गॉट इट? कंडीशंस पढ़ेंगे। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन बिगिन होगा जब तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल होगी। गुड गुड रेनू, आकाश, गुड। एक्सपेंडिचर फॉर द असेट हैव बिगिन, एक्सपेंडिचर शुरू हो गया, उसके लिए खर्चे शुरू हो गए, आपने क्रेन मंगा ली, आपने ड्रिल कर लिया, ठीक है, जो भी उसका होता है। आपकी बोरोइंग कॉस्ट शुरू हो चुकी है, मतलब आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस जेब से लगना शुरू हो चुका है, आपने लोन सैंक्शन कर लिया होगा और उसलिए आपको बोरोइंग कॉस्ट आई वुड से स्टार्ट हो चुकी है। थर्डली, उससे रिलेटेड वर्क, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज जो नेसेसरी है वो भी शुरू हो चुकी है। एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द असेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर इन प्रोग्रेस। तीनों जब फुलफिल होंगे तभी आप कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। उसी दिन से आप अपनी असेट में बोरोइंग कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं। उससे पहले का कोई भी अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो वो P&L में चार्ज होगा। एनीबडी, एनी क्वेश्चन? या कमेंसमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है? कमेंसमेंट क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? प्रियंका, एनी क्वेश्चन? हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करें। गुड गुड भाग्यश्री। प्रियंका, रेनू क्विकली कंफर्म करेंगे। गुड गुड प्रमोद। नाइस, गुड, ओके, सुपर। अब हम पहले सीजेशन की बात कर लेते हैं और फिर हम सस्पेंशन पे आएंगे। सीजेशन कब करना है, कब जाके आपको स्टॉप करना है अपना इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना। ऐसा हो सकता है क्या, सब लोग यस या नो बोलेंगे, कि हो सकता है आपका प्रोजेक्ट 5 साल का है पर लोन 15 साल का है, या फिर हो सकता है आपका लोन 2 साल का है पर प्रोजेक्ट 10 साल का है। गिव मी अ क्विक थम्स अप, यस और नो। जल्दी से हाँ या ना बोलेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका असेट 2 साल के लिए है पर लोन आपने 10 साल के लिए ले लिया, या फिर वाइस वर्सा, करेक्ट? कि आपका लोन अमाउंट तो 5 साल के लिए है पर प्रोजेक्ट चलेगा 7 साल के लिए, करेक्ट? हो सकता है ना ऐसा? तो हम बोल रहे हैं जैसे ही विच एवर इज अर्लियर, सबसे पहले एंड हो जाए, तब आप कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे। मान लेते हैं आपका बोरोइंग कॉस्ट 2 साल का लोन लिया था आपने बस, तो 2 साल का लोन जैसे ही खत्म होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जैसे ही खत्म होता है, आप उसे कैपिटलाइज करना एंड कर देंगे। मान लेते हैं लोन तो अगले 10 साल 20 साल का है,
पर आपका प्रोजेक्ट एंड हो गया, आपका प्रोजेक्ट रेडी फॉर यूज है, आपने एक मशीन बना रहे थे, एक एरोप्लेन बना रहे थे, और वो एरोप्लेन आज जाकर सक्सेसफुल हो गया और गुड टू फ्लाई है, गुड टू गो अहेड है, ठीक है, सेलेबल कंडीशन में आ गया, आज आप उसका विजय माल्या के साथ जाके सौदा कर देंगे। अगर आपका असेट रेडी हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, ठीक है, तो आप स्टॉप कर देंगे कैपिटलाइजेशन एज एंड व्हेन द असेट इज रेडी फॉर यूज। ओके, तो असेट रेडी फॉर यूज पहले हो गया या लोन का इंटरेस्ट पहले खत्म हो गया, दोनों में से जो भी पहले खत्म हो जाएगा उस दिन से हम कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे। ओके, एंड कर देंगे। एक बार रीड कर लेते हैं। प्रमोद, आपको कोई डाउट है? या Yes. मैम, अगर ऐसा कुछ केस होता है कि 2 साल के लिए तो लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट हाँ। पे कर रहे, पर वो लोन पहले ही खत्म कर दिया, मतलब 1.5 साल में, या तो उस टाइम पे 100% भी यस, तो उस टाइम पे प्री भी पेमेंट हो गया। सेम, हाँ, मतलब यस ठीक है, यस तो प्री पेमेंट हो गया। आपके केस में क्या हुआ कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए, आपने अर्ली पेमेंट कर कर सेटल कर दिया, करेक्ट? यस ओके, सो उस केस में जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया, जितनी भी डेट तक किया, वो डेट लास्ट होगी, फिर कैपिटलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा। मान लो आज आप गए और बैंक में जाके बोला कि नहीं, मेरा बैंक लोन खत्म करो, है ना, मैं अब मल्टी मिलियनेयर बन गया हूँ, तो मुझे कुछ जरूरत नहीं है आपके लोन की। आपने प्री पेमेंट कर दिया, खत्म कर दिया। अब इसके आज आपने अगर पूरा का पूरा रीपे कर दिया, क्या आज के बाद कोई इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्वेश्चन ही नहीं आता IAS 23 का, है ना। पर आज तक जो भी लगा है वो आपने कैपिटलाइज किया, बस खत्म। ओके, थैंक यू। गॉट इट? हाँ, कैपिटलाइजेशन सीज मतलब स्टॉप करना, स्टॉप हो जाएगा व्हेन सब्सटैंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग असेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर कंप्लीट। अगर सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई है इंटेंडेड यूज या सेल के लिए, तो आप बोलेंगे सीजेशन कंप्लीट, मतलब कैपिटलाइजेशन कंप्लीट। The capitalization of borrowing cost should be calculated pro rata. आपको bifurcate करना पड़ेगा डे वाइज या मंथ वाइज। इफ द कमेंसमेंट और सीजेशन अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड, विद इन फाइनेंशियल ईयर होगा, तो आपको पीरियड वाइज क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रो राटा। और देयर हैज बीन अ सस्पेंशन विद इन द पीरियड, अगर या फिर सस्पेंशन हुआ है। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट।